हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। इसके पहले पार्ट सेकंड घटना चक्र का मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा पार्ट सेकंड ख़त्म कर दिया था। आज पार्ट थर्ड की बारी है। तो लेट्स चलो शुरू करते हैं, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब या शेयर करना बेकार ही है, कोई करता है नहीं, तो कहने से टाइम बेकार करने से कोई मतलब है नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। 98 क्या कहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 98 क्या कहता है? कहता है का और खा गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। संविदा शून्यकरणीय है, संविदा शून्यकरणीय नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? संविदा शून्य है, संविदा शून्य है, संविदा शून्य है क्योंकि दोनों पक्षकार भूल के अधीन है, तो संविदा शून्यकरणीय नहीं है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये 21 के दृष्टांत पे है। कब क्या हो? जब का और खा इस गलत विश्वास पर संविदा करते, विश्वास गलत विश्वास पर कि विशिष्ट ऋण भारतीय विधि द्वारा वर्जित है, चूंकि यह भूल भारतीय विधि के संबंध में, अतः यह वैध संविदा, जबकि विदेशी विधि के भूल के बारे में तथ्य की भूल मानी जाएगी। अगर भारतीय विधि है तो विधि की भूल मानी जाएगी, वो शून्यकरणीय नहीं होगा। लेकिन अगर विदेशी विधि होती तो तथ्य की भूल मानी जाती और वो शून्यकरणीय हो जाता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? दो पक्षकार संविदा करते हैं, बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि जिस कानून का लागू होना मान्य कर रहे थे वह भारत में लागू नहीं है, तो संविदा क्या होगी? शून्य होगी। ये भी 21 पे ही आधारित है। नेक्स्ट आ जाओ। विदेशी विधि की भूल के कारण संविदा हो जाती है, क्या हो जाती है? वैध हो जाती है, शून्य हो जाती है, शून्यकरणीय अवैध, तो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तथ्य की भूल शून्य होती है। किसमें? विदेशी विधि की भूल तथ्य की भूल होती है, हमेशा याद रख लेना। फिर नेक्स्ट आ जाओ। संविदा के पक्षकारों में से एक की तथ्य से संबंधित भूल कारित करता शून्य वैध है, किसी भी पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय है। संविदा के पक्षकारों में से एक की तथ्य से संबंधित भूल पर किसी भी पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय है। भूल के अधीन रहने वाले पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरण, तो वैध और मान्य है। एक पे अगर तथ्य की भूल है तो वैध और मान्य है। ये कहाँ बताया गया? धारा 22 के अनुसार कोई संविदा इस कारण शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक को तथ्य की बात के बारे में भूल होने से कारित हुई, अतः यह संविदा वैध होगा। ये संविदा क्या हो जाएगी? वैध हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कौन सी धारा पृथक्करण का सिद्धांत, तो पृथक्करण का सिद्धांत कौन सा धारा कहती है? धारा 23 कहती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 23 का प्रावधान पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्या कहता है? संबंधित नहीं है। पृथक्करण 24, 58, 57 है, सॉरी 24, 58, 57 है और 23 नहीं है। तो पृथक्करण से 24, 57, 58 है किया गया, क्योंकि प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। ऐसे करा जिसका प्रतिफल या उद्देश्य न्यायोचित नहीं है, उससे संबंधित प्रावधान निम्नलिखित धारा में, किसमें? 23, 25, 24, 26। तो कैसे करा जिसका प्रतिफल या उद्देश्य न्यायोचित ही नहीं है, ना उसका कंसिडरेशन न्यायोचित है, ना उसका करार ही न्याय उद्देश्य है जिस उद्देश्य के लिए। वो कहाँ है? 23 में विधि विरुद्ध करार है। तो इसमें क्या 23 में यह कहा गया है कि करार या प्रतिफल का उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो अथवा वह ऐसी प्रकृति का हो यदि वह अनुज्ञात किया गया हो, तो वह किसी भी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, अथवा वह कपट हो, अथवा उनमें से किसी अन्य के शरीर या संपत्ति या छत में अंतर्वलित या विवक्षित हो, अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माने। इन दशाओं में हर एक करार का प्रतिफल उद्देश्य विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य और प्रतिफल विरुद्ध हो तो वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो करार क्या है? करार का उद्देश्य क्या? उद्देश्य और प्रतिफल, ये दोनों क्या है? विधि विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है। तो ये क्या हो जाएगा? करार शून्य होगा। ऐसे बना लो। ये कहाँ बताया गया? 23 में बताया गया। ठीक है।
अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। पेरिडिलेक्टो खूब पूछता भाई, ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता पेरिडिलेक्टो। समदोष का सिद्धांत से संबंधित है। बैरेट वर्सेस इरविन, बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन लाल, ओंकारमल बनाम बनवारी लाल, मद्रास राज्य बनाम मैनन डंकरले एंड कंपनी। तो किसका? ओंकारमल बनाम बनवारी लाल, ओंकारमल बनाम बनवारी लाल। उपयुक्त वादों में ओंकारमल बनवारी लाल 1962 सदोष परिरोध डेयरी प्लेटो से संबंध। सदोष परिरोध का सिद्धांत का तात्पर्य जहां दोनों पक्षों का दोष बराबर हो वहां विधि हस्तक्षेप नहीं करती। वस्तुतः धारा 23 विधि विरुद्ध उद्देश्यों से कारित करार शून्य बनाती। यदि उद्देश्य के विधि द्वारा वर्जित होने तथा जानकारी दोनों पक्षों को हो तो उनमें से एक या दोनों कुछ लाभ संविदा के अधीन पहले ही प्राप्त कर लिए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस लाभ या धन को पुनः बहाल करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह समदोष का सिद्धांत है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? धारा 23 में कौन सा उल्लिखित नहीं है? करार का प्रतिफल का उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो, वह कपटपूर्ण हो, वह अनैतिक माना जाएगा, वह अवैध हो। तो अवैध, उल्लिखित नहीं, अवैध नहीं है। बाकी तीनों उल्लिखित है 23 में। भाई विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, रोका जाना नहीं चाहिए, विधि द्वारा कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि किस मामले में कहा कि एक अनुबंध एक अनुबंध के तहत केवल अधिकार का समानुदेशन हो सकता, अनुबंध का के बोझ का नहीं। तो ये किस में कहा गया है? ये क्या गया है? शासन पावर लिमिटेड बनाम उत्तरी अमेरिका कोल कार्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसी को डायरेक्ट याद कर लेना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सेवा समझौते के उस खंड को अनुचित और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करके हटा दिया था, जिसके तहत एक स्थायी कर्मचारी 3 महीने की नोटिस देकर सेवा से हटाया जा सकता है। 3 महीने की सेवा तो केंद्रीय अंतर्राज्यीय जल परिवहन निगम लिमिटेड बनाम ब्रजोनाथ गांगुली का केस था। 3 महीने नोटिस देकर हटाया जा सकता था। यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? आप 500 रुपये बा को अपने पक्ष में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए सहमत होता, तत्पश्चात भुगतान से इनकार करता या को राशि भुगतान हेतु बाध्य कर सकता क्योंकि संविदा वैध है। बा उक्त धनराशि का दावा नहीं कर सकता क्योंकि संविदा शून्य है, क्योंकि वह विधि के उपबंधों को विफल करने के लिए आशयित है। बा उक्त धनराशि का दावा नहीं कर सकता क्योंकि संविदा आके विकल्प शून्यकरणीय है। बा धनराशि का दावा कर सकता क्योंकि संविदा ना तो शून्य है ना तो शून्यकरणीय है। नेक्स्ट आ जाओ। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाओ। यदि एक करार का उद्देश्य विधि द्वारा प्रसिद्ध है तो करार क्या होता है? यदि क्या है तो करार शून्य है लेकिन अवैध नहीं। करार शून्य है और अवैध दोनों है, शून्य और अवैध दोनों है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? इसमें लोक नीति अनियंत्रित घोड़ा, खूब पूछा है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो क्वेश्चन बता देता हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकनीति से अनियंत्रित घोड़ा कहा गया रिचर्ड्स वर्सन मेलिस के बाद में, हार्वे वर्सेस फैंसी के बाद में, फेल्ट हाउस बनाम बिंडले के बाद, एलिसस मेरी बनाम विलियम क्लार्क के बाद में। तो किसमें कहा गया? रिचर्डसन बनाम मेलिस के बाद में। ये इंपॉर्टेंट, रिचर्डसन बनाम मेलिस के बाद में, रिचर्डसन बनाम मेलिस के बाद में। लोकनीति अनियंत्रित घोड़ा रिचर्डसन बनाम मेलिस के बाद में। ठीक है, संविदा अधिनियम 1872 दायर जो करार लोकनीति के विरुद्ध है वो शून्य है। लिली वाइट बनाम मुन्नू स्वामी लोकनीति के विरुद्ध करार का अन्य प्रमुख वाद है। तो ये याद कर लेना, खूब रिचर्डसन बनाम मेलिस का वाद खूब पूछता है। विधि विरुद्ध उद्देश्य व प्रतिफल भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में? तो किस धारा में? 23 में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ।
एक करार विधि विरुद्ध अवैध है यदि वह क्या होना चाहिए, यदि वह पद्दम द्वारा की जाती है, मुद्रा के बदले में एक बच्चे के दत्तक ग्रहण, विवाह का अवरोधक, व्यापार अवरोधक, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, मुद्रा के बदले में, यदि वह मुद्रा के बदले में एक बच्चे का दत्तक ग्रहण करता है, तो इसमें क्या, मुद्रा के बदले किसी बच्चे का दत्तक ग्रहण एक विधि विरुद्ध एवं अवैध करार है। भारतीय 23 के अनुसार विधि द्वारा निषिद्ध या वर्जित अथवा विधि को निष्फल करने वाले करार शून्य होंगे। विवाह अवरोधक करार धारा 26 में, व्यापार अवरोधक करार 27 में, पद्म करार धारा 30 में। अब नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला करार अनैतिक होने के कारण शून्य है। फिर उसके बाद मौन रह जाना अथवा तथ्य को न बताना कपट कहा जाता है। विवाह अवरोधक करार शून्य करणीय होता है। पदम के तौर पर करार शून्य करणीय होता है। तो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला करार अनैतिक करार है, ये सही है। धारा 23 के अनुसार लोकनीति के विरुद्ध वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला करार अनैतिक होने के कारण शून्य है। मौन रहना हमेशा कपट नहीं होता, जब उसका कर्तव्य होगा तब मौन रहना। सॉरी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, दलित वर्ग के एक व्यक्ति को कुछ सरकारी भूमि आवंटित की जाती है। ऐसे में वह भूमि विक्रय करने के लिए एक करार करता। निम्नलिखित में से क्या सी सरकारी भूमि, तो करार एक संविदा है। करार एक सरकार के विकल्प पर शून्य करणीय संविदा लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण करार अवैध है। धारा 23 के अधीन करार अवैध हो जाएगा। लोकनीति के विरुद्ध होने का शून्य नहीं, अवैध हो जाएगा। ये याद कर लेना, शून्य मत मार के आना, अवैध मारना, शून्य मत मार के आना, पहले बता दे रहे हैं। अवैध अगर दिया होगा तो अवैध मानना, अगर तब उसके बाद अगर शून्य दिया होगा तो शून्य मारना। अगर अवैध दिया तो अवैध मारना, ये बात ध्यान रख लेना। का उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में खा के विरुद्ध संस्थित किए गए छोड़ देने का खा का वचन देता है और खा ली गई चीज़ों का मूल्य लौटा देने का वचन देता है। करार शून्य क्योंकि यह प्रतिफल विरुद्ध। करार शून्य क्योंकि ली गई चीज़ों का मूल्य अनिश्चित है। फिर आगे क्या है, करार शून्य उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध। करार शून्य उसका उद्देश्य करार शून्य क्योंकि उसका उद्देश्य अवैध है, तो क्या है, विधि विरुद्ध है। ये क्या है, धारा 23 में दिए गए जापाद है। तो वह विधि विरुद्ध लूट के अभियोजन के कारण लेने का वचन देता। विधि विरुद्ध होने के कारण धारा 23 के अधीन शून्य होगा। धारा 23 के अनुसार विधि निषिद्ध कपटपूर्ण विफल होने के कारण संपत्ति की क्षति पहुंचाने वाले तथा न्यायालय को अनैतिक और लोकनीति के विरुद्ध घोषित करने का करार शून्य होता। तो पहले शून्य देगा तो शून्य माना, अवैध देगा तो अवैध मानना। फिर अवैध दिया है लेकिन करार शून्य बता रहा है और क्या बता रहा है, इसका उद्देश्य अवैध है। अवैध नहीं, विधि विरुद्ध है। पहचानो, विधि विरुद्ध है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। का खा से अभियोजन वापस लेने की प्रतिज्ञा करता जो उसने खा के विरुद्ध डकैती के लिए संसिद्ध किया था और खा के लिए सामानों के मूल को वापस करने की प्रतिज्ञा करता। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। करार एक संविदा, करार एक अनैतिक है, करार शून्य क्योंकि वह विधिक कार्रवाई का अवरोधक है, करार शून्य क्योंकि वह विधि विरुद्ध है। करार शून्य है क्योंकि वह विधि विरुद्ध है। 23 के अधीन क्या विधि विरुद्ध है, जा के दृष्टांत पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाओ। का किसी पुलिस अधिकारी को किसी अपराध के विषय में अन्वेषण करने के लिए रकम देने का वचन देता है। यह रकम एक शून्य संविदा है। एक कैसी, एक शून्य संविदा है। किसी अपराध के विषय में अन्वेषण पुलिस अधिकारी के विधिक कर्तव्यों या विधिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिफल नहीं होता, अतः ऐसा वचन परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। लोक पद को बेचने का करार संविदा है, शून्य करणीय संविदा है। नेक्स्ट आ जाओ। शून्य है, अनैतिक है, तो क्या है, लोकनीति को बेचने का क्या है, शून्य है, शून्य है। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या खा और गा अपने कपट में अर्जित किए गए जाने वाले अभिलाषों के आपस में विभाजन के लिए करार करते हैं।
करार शून्य है क्योंकि उद्देश्य विधि विरुद्ध है। करार शून्यकरणीय करार के अनुसार यदि उद्देश्य विधि विरुद्ध है, करार विधि द्वारा परिवर्तनीय। करार क्या है? शून्य, क्योंकि यह उद्देश्य विधि विरुद्ध है। अधिनियम की धारा 23 के अनुसार वह करार जिसका प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध हो, लोकनीति के विरुद्ध हो, शून्य है। प्रस्तुत समस्या 23 के दृष्टांत दा पे, अतः करार शून्य क्योंकि उद्देश्य विधि विरुद्ध है। नेक्स्ट आ जाओ। सार्वजनिक कार्यालय के लाभों को बांटने के लिए किया गया कार्य, सार्वजनिक कार्यालय के लाभों को बांटने के लिए किया गया कार्य शून्य होता है। क्या कहता है? 23 के दृष्टांत दा के प्रावधानों के सार्वजनिक कार्यालयों में अभिलाभों को बांटने के लिए किया गया करार शून्य क्योंकि करार का उद्देश्य विधि विरुद्ध है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। बी ए की पत्नी है और बी के जीवित रहते एवं उसकी स्वीकृति ए सी से विवाह करने का करार करता है। यह करार कैसा होगा? शून्य क्योंकि विधि विरुद्ध है। संविदा अधिनियम की धारा 23 उस करार को शून्य घोषित करती है जो क्या विधि द्वारा प्रसिद्ध हो, विधि द्वारा रोका गया हो, यदि अनुज्ञात किया जाए तो विधि के किसी उपबंध को क्या विफल करता, कपट पूर्वक हो, व्यक्ति को या संपत्ति को क्षतकारित करने वाली प्रकृति रखता हो, जिन्हें न्यायालय अनैतिक या लोकनीति के प्रतिकूल मानता हो। द्वैत विवाह भारतीय दंड संहिता 494 तथा विधि द्वारा प्रसिद्ध कृत है, अतः 23 के अंतर्गत क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? खा के लिए लोक सेवा नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन का देता है। का और खा 1000 रुपये देने का वचन का खा के मध्य करार क्या है? शून्य है। क्या कहता है? 23 के अंतर्गत शून्य है। अब नेक्स्ट आ जाओ। सभी अवैध संविदाएं शून्य होती हैं किंतु सभी शून्य संविदाएं अवैध नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। सभी वैध संविदाएं अवैध संविदाएं शून्य होती हैं लेकिन सभी शून्य संविदाएं अवैध नहीं होती। तो अवैध संविदाएं शून्य होती, जो अवैध होगा वो शून्य होगा, लेकिन शून्य है वो अवैध नहीं होगा, अवैध नहीं होगा। तो ये कहाँ, ये कैसे है? ये वैध नियम है। वैध है तो अवैध है तो शून्य है, लेकिन शून्य है तो अवैध होना कोई जरूरी नहीं है। संविदा अधिनियम विधि विरुद्ध होने के कारण संविदा शून्य हो, संविदा क्या है? अवैध संविदा होने के कारण शून्य होती है, जबकि शून्य संविदा आवश्यक नहीं है कि विधि विरुद्ध हो, वह अन्य कारणों से भी शून्य हो सकती है। अतः यह कथन प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती पूर्णतः सत्य है। खूब इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अवैधता संविदा को प्रस्तुत करती है, अवैधता संविदा को शून्य करती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शून्य करार सदैव अवैध होते हैं, शून्य करार सदैव अवैध होते, गलत है। अवैध करार शून्यकरणीय होते, गलत है। अवैध करार पक्षकारों द्वारा अनुसमर्पित किए, अवैध करार सदैव शून्य होते हैं। ये डी सही है। खूब पूछता है, इसी वजह से इसको पहले ही बता दिए। सही उत्तर बताइए कि क्या है? सदस्य का अपना निर्णय बदलने के लिए धन देने का करार क्या है? शून्य है परंतु अवैध है, अनैतिक के कारण शून्य है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर किसमें? लोकनीति के विरुद्ध के कारण क्या है? शून्य है। तो इस संसद सदस्य का अपना निर्णय बदलने के लिए धन देने का करार लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण क्या है? शून्य है। धारा 23 से खूब क्वेश्चन पूछता है। धारा 23 से इतना क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। इसी वजह से धारा 23 को इतना क्वेश्चन दे दिया। सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो छोड़ दे रहा हूँ। बा के बच्चों के भरण पोषण करने के लिए आ वचन देता और बा उस प्रयोजन के लिए आ को 1000 रुपये वार्षिक देने का वचन देता। तो प्रतिफल कैसा है? वैध है। प्रतिफल कैसा? वैध है। प्रश्नगत समस्या भारतीय अधिनियम धारा 23 के दृष्टांत घाक में संबंध है। यहाँ एक पक्षकार वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए विधिपूर्ण प्रतिफल है। अब आप आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्या दत्तक पुत्र के माता पिता और को वार्षिकी देने की प्रतीक्षा कोई संविदा है? तो इसका क्या है? यह एक शून्य संविदा है। नारायण बनाम गोपाल राव के न्यायालय में अब क्या किसी लड़के को रुपए के बदले गोद लेने का स्वीकार करना अवैध है, अतः ऐसा करार अवैध होने के कारण शून्य है। तो अवैध होगा तो शून्य होगा, लेकिन शून्य होगा वो अवैध नहीं होगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। का खा को वचन देता है कि उस अभियोजन को उसके विरुद्ध का ने लूट का आरोप न्यायालय में लगाया है रोक देगा और खा द्वारा ली गई चीज़ों के मूल्य को लौटा देगा। तो ये क्या ऐसा है? ये शून्य है। ये कहाँ दिया गया? ये भी 23 में दिया गया। का अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखने के लिए खा के लिए भाड़े पे कार्य अवैध है, कार्य नैतिक है।
कार्य शून्य और एवं अनैतिक है, तो 23 में अनैतिक है, ये भी आ जाओ। करार लोकनीति के विरुद्ध है, तो ये क्या होगा, कम वेतन के भुगतान के लिए करार, धारा 23 में, ये भी छोड़ दो। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में निर्धारित किया कि लोकनीति बदली शब्दावली को निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है और अनछुए क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करने का कार्यपालिका का यह नहीं है कि शक्ति न्यायपालिका में निहित है। तो ये किस में बताया गया, राजस्थान बनाम बसंत नाइटा में बताया गया। फिर सभी अवैध करार शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते हैं, सही है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार अप्रवर्तनीय करार शून्य होते हैं, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है, ए आर की सही स्पष्टीकरण है। अब आ जाओ, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया, इसको छोड़ दो, ये वाला पढ़ लो। तो 2 के अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा, ये पढ़ लेना, ठीक है। 23 से भी छोड़ दो। फिर आ जाओ नेक्स्ट, करार जिसका उद्देश्य विरुद्ध होता है, करार जिसका उद्देश्य विरुद्ध होता है वो शून्य है। वैध संविदा अपेक्षा करती कि पक्षकारों को विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए संविदा करनी चाहिए। तो ए आर दोनों सही क्या है, सही स्पष्टीकरण है। अब देखो, इसको पढ़ लो। संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जब करार संविदाएं या संविदा करने के पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए अभिव्यक्ति शून्य घोषित नहीं किए गए, जबकि धारा 23 के अनुसार विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिए किया गया करार शून्य है, अतः ये सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या कहता, आ और बा करार करते हैं, ये बड़ा कर लो, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। आ बा से करार करता, आ को 1000 रुपये देगा, जिसके लिए आ बा को तत्पश्चात या तो चावल या तस्करी की अफीम देगा। तो चावल वाला शर्त तो सही हो जाएगा, लेकिन अफीम वाला शून्य हो जाएगा, ये 24 में। मतलब एक शर्त क्या है, संविदा का प्रतिफल का उद्देश्य भागता अंशतः विधिपूर्ण है तथा अंशतः विधि विरुद्ध है। अंशतः वाली चीज आ जाएगी तो 24 मार देना, ये याद कर लेना। अंशतः विधि विरुद्ध, अंशतः विधि के साथ है, अंशतः विधि के साथ नहीं है। तो विधि के साथ वाला स्वीकार कर लिया जाएगा, विधि के साथ वाला नहीं है जो, वो अस्वीकार कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य विधिपूर्ण भाग को परिवर्तित कराया जा सकेगा। विधि विरुद्ध भाग शून्य एवं अपरिवर्तित होगा। विधि विरुद्ध भाग क्या होगा, शून्य अपरिवर्तित होगा। आ द्वारा बा को 1000 रुपये के बदले में चावल या तस्करी की अफीम देने के करार, चावल देने का करार विधि विरुद्ध है, अतः परिवर्तित होगा, लेकिन अफीम देने का करार विधि विरुद्ध होने के कारण अवैध होगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रतिफल गैर कानूनी है यदि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, यदि यह न्याय के विरुद्ध है, यदि यह अनैतिक है, यदि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और यदि यह न्याय के विरुद्ध है। तो इसका कौन सा आदमी, डी हो जाएगा। एक अनुकल्पी वचन की दशा में जिसका एक शाखा वैध है और दूसरी शाखा अवैध है, तो क्या, तो जो पहली शाखा वैध है तो उसे मान लिया जाएगा, अवैध वाला छोड़ दिया जाएगा। देखो, केवल वैध शाखा द्वारा परिवर्तन कराया जा सकता है। ये कहाँ, BOI लिमिटेड बना दी कस्टोडियन के बाद में निर्धारित जब शून्य भाग बाकी भाग से उचित रूप से अलग किया जा सकता, तो बाकी भाग अविद्यमान नहीं होगा तथा तो केवल वैध शाखा का परिवर्तन कराया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागता विरुद्ध हो तो भारतीय संविधा 14 के करार यदि वहीं तक वैध होंगे जहां तक विधि पूर्वक है, वहीं तक वैध हो जहां तक विधि विरुद्ध है। अब नेक्स्ट आ जाओ, पूर्ण शून्य होंगे तो इसका ऑप्शन पूर्ण शून्य होगा। अब ये कैसे पूर्ण शून्य होगा, इसको पढ़ लो। क्या कहता है, कहता धारा 24 के अनुसार यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागता विरुद्ध हो तो करार शून्य होगा। अर्थात यदि एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विरुद्ध हो तो वो करार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। धारा 24 के अंतर्गत कौन सा करार शून्य हो जाता है, यदि कपट से कारित है, प्रपीड़न से, प्रतिफल से, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रतिफल के विरुद्ध करार शून्य हो जाता है 24 में। अब नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में तो दी गई समस्याओं का उपयुक्त कि फिर क्या है,
आभा से यह करार करती है कि वह उसकी व्यक्तिगत सचिव के रूप में कार्य करेगी तथा उसके साथ जाकर करते हुए निवास करेगी और इसके लिए वह उसे 20,000 रुपये प्रतिमाह नियत वेतन देगा। तो इसका आंसर क्या है? करार शून्य है, क्योंकि विधि सम्मत भाग को विधि विरुद्ध भाग से पृथक नहीं किया जा सकता है। देख लो, इसको पढ़ लो, ये सब इम्पॉर्टेंट है जो पढ़े। उक्त समस्या भारतीय संविधान अधिनियम धारा 24 से संबंधित है। उक्त धारा यदि एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विरुद्ध हो तो करार शून्य है। उक्त समस्या में दो उद्देश्यों हेतु एक प्रतिफल दूसरा उद्देश्य जारकर्म को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अधीन अपराध घोषित किया गया। अतः विधि विरुद्ध प्रतिफल एकल करार जिसमें यह नहीं बताया गया कि कितना व्यक्तिगत सचिव के रूप में कार्य करने हेतु दिया जाएगा और जितना जारकर्मी के रूप में निवास करने हेतु अतः विधिपूर्वक विधि विरुद्ध भाग के एक दूसरे के पृथक नहीं किए जा सकते, इसलिए करार शून्य है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्या है? नीचे लिखे गए मदों को इंगित करते बिना किसी प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है। करार लिखित और पंजीकृत है हो, करार के पक्षकार निकट के संबंधी हो, करार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया, उपयुक्त सभी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है? बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। इस नियम का अपवाद निम्न में से कौन सा? संबंधों में निकटता, प्रकृति स्नेह, समय वर्जित ऋण के भुगतान हेतु फायदा और अभिकरण की उत्पत्ति। तो इसमें क्या है? ये धारा 25 में है। 25 में 1 और 3 तथा धारा 185 के अनुसार उपयुक्त चारों विकल्प अपवाद में आता था, कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाओ। प्रतिफल के बिना की गई संविदा शून्यकरणीय, शून्य अवैध, तो शून्य है। धारा 25 के अनुसार प्रतिफल के बिना की गई संविदा शून्य होती है, करार शून्य होता है, किंतु जब वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो की गई हो तथा बात के लिए प्रतिकर देने का वचन दिया गया, परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो तो प्रतिफल बिना संविदा के मान्य होगी। प्रतिफल के बिना संविदा क्या होती है? शून्य होती है, हमेशा याद रख लेना, खूब पूछता है। अब 8वां आ जाऊं। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। संविदा किस धारा में है? ये किस धारा में? 25 में है। फिर छोड़ दो, नेक्स्ट आ जाओ। संविदा शून्य नहीं है जो अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधक हो जाते हैं, जो किसी व्यापार या किसी गुडविल नहीं बेची गई है कि अवरोधार्थ हो जाते हैं, जो पद्म के तौर पर करार होते हैं, जो परिसीमा विधि द्वारा वारित किए गए ऋण के संदाय के करार हों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। 25(3) के प्रावधानों के अनुसार एक अवैध संविदा वैध संविदा होगी, जबकि विकल्प ए में दिया गया करार, 26(b) में दिए गए करार और 27 और 30 के अनुसरण में। तो ये आ जाए। आप आ जाओ। न्यूडम पैक्डम से क्या तात्पर्य? खूब पूछता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। न्यूडम पैक्डम बिना प्रतिफल के क्या? बिना प्रतिफल के अवैध संविदा, शून्य संविदा, तो क्या हो जाएगा इसमें? शून्यकरणीय संविदा। तो क्या? बिना प्रतिफल। न्यूडम पैक्डम मतलब बिना प्रतिफल के, मतलब न्यूड है, बिना प्रतिफल के है। अब आ जाओ। धारा 25 में बिना प्रतिफल के किया गया करार सदैव क्या होता है? शून्य होता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये पढ़ लो, इसका ये पढ़ने लायक है। धारा 25 के अनुसार कुछ परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है। लिखित रूप में तस्मय प्रविध विधि द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले हों, निकट संबंध वाले, ठीक। और नंबर 2, भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा के लिए प्रतिकर का वचन कला अवरोधित ऋण के भुगतान हेतु दिया गया वचन। सामान्य नियम के अनुसार एक समझौता बिना प्रतिफल के क्या होता है? शून्य होता है। प्रतिफल के बिना करार शून्य है, किंतु इसका अपवाद है ऐसा प्रतिफल जो स्वेच्छा से दी गई सेवा के लिए हो, किसी किए गए प्रतिपूर्ति के लिए हो, किसी अन्य के अनुरोध पर स्वेच्छा से की गई सेवा के लिए हो, करार के अन्य पक्षकारों के अनुरोध पर स्वेच्छा से की गई सेवा के लिए हो। तो कब है अपवाद? तो यह अपवाद स्वेच्छा से दी गई सेवा के लिए, स्वेच्छा से ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर आ जाओ भारतीय विधि की किसी संविदा के अंतर्गत प्रतिफल होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, वचन के समतुल्य होना चाहिए, विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य रखने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए, सभी विकल्प तो कोई चीज़ होनी चाहिए। 25 के अनुसार बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य तथा विधि की दृष्टि में प्रतिफल कुछ मूल्य होना चाहिए, जबकि प्राप्त प्रतिफल संविदा हेतु तो आवश्यक नहीं है अपितु इसके वास्तविक होना चाहिए। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। प्रतिफल का अर्थ क्या होता है? विधि की दृष्टि से कुछ महत्व वास्तविक होना चाहिए, जो भ्रामक ना हो, सभी ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए। बिना प्रतिफल के करार शून्य है, विधि की दृष्टि से प्रतिफल का कुछ मूल्य होना चाहिए, प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी है, 1 और 2 है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विधिक कर्तव्य का पालन करने के वचन के लिए प्रतिफल नहीं है। वाद लाने के प्रवृत्त रहना सदैव पर्याप्त प्रतिफल माना गया है। प्रतिफल का वचन के अनुरूप प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। तो ये कहाँ बताया गया? ये तीनों ऑप्शन सही है, सी में बताएगा। धारा 25 के अनुसार क्या बताएगा? किसी विधिक कर्तव्य का पालन करना वचन के लिए प्रतिफल नहीं है। किसी विधिक कर्तव्य का पालन करना वचन के लिए प्रतिफल नहीं है। फिर साथ ही वाद लाने से प्रवृत्त रहना सदैव प्राप्त प्रतिफल माना गया। इसी धारा के अनुसार प्रतिफल का वचन के अनुरूप प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, बल्कि विधि की दृष्टि से प्रतिफल का विधिक मूल्य होना चाहिए। उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। किस करार में प्रतिफल आवश्यक है? नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के आधार पर की गई समय बाधित ऋण की अदायगी, अभिकरण की संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा। तो क्षतिपूर्ति की संविदा। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि धारा 25 के अपवाद 1 के अनुसार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के आधार पर की गई संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। धारा 25(3) के अनुसार समय बाधित ऋण की अदायगी के लिए की गई संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। धारा 185 के अनुसार अभिकरण की संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है, जबकि धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है। अतः विकल्प डी सही है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। क्या है? चैरिटी में योगदान करने का वचन, चैरिटी में योगदान देने का वचन, शून्य संविदा, शून्य समझौता, शून्य करणीय संविदा, वैध समझौता। तो क्या हो जाएगा? शून्य समझौता हो जाएगा। 25(2) के अनुसार भूतकालीन प्रतिफल को प्राप्त प्रतिफल माना गया। चैरिटी योगदान के लिए स्वेच्छा से दिया गया वचन परिवर्तनीय नहीं है, अतः यह शून्य समझौता है। परंतु वचनदाता की प्रार्थना पर दिया गया वचन जिसके परिणाम स्वरूप वह कोई कार्य करता तो क्या होगा? वैध संविदा होगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। क्या है? भारत में भूतकालीन प्रतिफल का अच्छा प्रतिफल है। यह भारतीय संविदा की किस धारा के प्रावधान के तहत किया गया है? 2D में प्रतिफल बताया गया है, 23 में वो विधि विरुद्ध वाला बताया गया, 25(2) में बताया गया है। 25(2) में, 25(3) में नहीं, 25(2) में, ठीक है। भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल तो 2 में बताया गया, पूछता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। भूतकालीन प्रतिफल वैध प्रतिफल है। मात्र इंग्लैंड में, मात्र भारत में, इंग्लैंड और भारत दोनों में, तो मात्र भारत में। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 162। खा की वांछा पर का जनवरी माह में खा के पुत्र को पढ़ाता है और खा फरवरी माह के का के जनवरी में पढ़ाने के लिए 500 रुपये देने का वचन देता है। का द्वारा पढ़ाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसा पढ़ाना कोई प्रतिफल नहीं है, ऐसा पढ़ाना भूतकालीन प्रतिफल, ऐसा पढ़ाना वर्तमान प्रतिफल, ऐसा पढ़ाना भविष्यकालीन। तो कैसा? भूतकालीन है। देखो इसको पढ़ लो। प्रस्तुत समस्या में का ने जनवरी में खा के बच्चे को पढ़ाया और खा ने फरवरी में उसके एवज में 500 रुपये देने का वचन दिया। खा के वचन हेतु पढ़ाना भूतकालीन प्रतिफल है और समस्या भारतीय दंड संहिता की 25(2) में सटीक स्थान देती है।
निम्नलिखित करारों में से कौन सी संविदा है? विवाह अवरोधक करार है, अनिश्चित उद्देश्य वाला करार, एक अपर्याप्त विधि प्रतिफल वाला करार, विदेशी विधि की भूल के आधारित। तो इसमें क्या, अपर्याप्त विधि के प्रतिफल वाला करार। 25 के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है केवल इस कारण शून्य है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, अतः अपर्याप्त विधिक प्रतिफल वाला करार संविदा, जबकि विवाह अवरोधक करार, अनिश्चित उद्देश्य वाला करार, विदेशी विधि के भूल पर आधारित करार होते हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। 500 रुपये मूल्य का एक घोड़ा 1000 रुपये में बी को बेचने का वचन करता, एक करार के लिए अपनी स्वतंत्र स्वीकृति दे देता। यह करार एक संविदा है। प्रतिफल उचित मूल्य से कम होने के कारण यह एक संविदा नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। परिवर्तनीय नहीं है, संविदा विधि द्वारा प्रावधान नहीं। तो 25 के स्पष्टीकरण में क्या कहता है? स्पष्टीकरण 2 के कोई भी करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्र सम्मति दे दी गई केवल इस कारण सुनने की प्रतिफल अपर्याप्त है, उक्त करार चूंकि एक ही स्वतंत्र सहमति अतः करार वैध और मान्य है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। भारतीय संविदा अधिनियम 1957 में संशोधित किया गया। क्या संशोधित किया गया? तो धारा 28 को संशोधित किया गया। खूब इंपॉर्टेंट, खूब पूछता है। धारा 28 को 1957 के अधिनियम के अनुसार धारा 28 को संशोधन किया। इस संशोधन में 28 को अपवादों को छोड़कर प्रस्तावित किया गया। 28 क्या कहता है? विधिक कार्रवाई के अवरोधक करार को शून्य घोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल के लिए आवश्यक नहीं है? प्रतिफल के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो कौन सा आवश्यक नहीं है? तो इसमें पर्याप्त होना चाहिए, वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए, आवश्यक नहीं है। मूल्यवान होना, वैध, पर्याप्त, ये आवश्यक नहीं है। तो डी ऑप्शन मार देना। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहता है कि बिना किसी अनुरोध के गोदाम में आग बुझाता है और ए को उससे क्षति पहुंचती है। बी यह कथन वचन देता है कि ए को उतनी संपूर्ण रकम देना होगा जो उसने अपने उपचार पर व्यय की। यह संविदा क्या अपरिवर्तनीय है, शून्य है, शून्यकरणीय, परिवर्तनीय है। क्या है? 25(2) के अधीन किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः प्रतिकर देने के लिए जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा से पहले ही कोई बात कर दी हो, जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने के लिए दायी था, ऐसा वचन बिना प्रतिफल के भी परिवर्तनीय होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता, दिमाग झन्ना देगा, समझे? तो ये पढ़ लेना क्वेश्चन। फिर उसके बाद आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन लागू होने योग्य है? वह कौन सा वचन लागू होने योग्य है? देखो कौन सा वचन लागू होने योग्य है? तो कौन सा है? आ क्या कहता? आ बा को 5000 रुपये देने का वचन करता है जिसे उसने डुबोने से बचाया था। आ अपने पुत्र को 5000 रुपये देने का वचन करता। आ ऑफिसर क्लब को 5000 रुपये डोनेशन का दान देने का वचन देता। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, के अनुसार आ बा को डूबने से बचाता है, बा उसे इनाम देने का वचन देता। अतः भारतीय विधि के अनुसार यह वचन परिवर्तनीय होगा, जबकि पिता द्वारा अपने पुत्र को रुपये देने के वचन नैसर्गिक प्रिय और स्नेह से उल्लेखनीय नहीं है और न ही यह वह वचन लेखबद्ध और रजिस्ट्रीकृत तथा वचन के लागू होने का योग्य नहीं है। 25 के स्पष्टीकरण 1 जो पूर्ण रूप से किए जा चुके हैं वह प्रतिफल के अभाव में प्रसंगत नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्या है? संविदा अधिनियम कालातीत ऋण देने का वचन अपरिवर्तनीय है, ऋणदाता की इच्छा पर परिवर्तनीय अप्रवर्तनीय है। तो क्या है? किसी प्रतिफल विहीन कालातीत ऋण को अदा करने का वचन प्रवर्तन करार के उसे लिखित पंजीकृत हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविदा 1872 की धारा 25(3) में किया गया। यह सामान्य नियम का अपवाद है। यह प्रतिफल रहित करार शून्य होता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है? एक कालातीत ऋण का पुनर्भुगतान करने का मौखिक वचन कैसा होता है? शून्य होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी संविदा अविविधपूर्ण साधनों से विधिपूर्ण कार्य करने के लिए करार होता है? कालवर्जित ऋण का भुगतान करने के लिए सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एक अनुबंध है। विधिपूर्ण व्यापार अवरोधक करार, प्रतिफल के बिना 10,000 रुपये देने का करार। तो कालवर्जित ऋण का भुगतान करने के लिए सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एक लिखित अनुबंध भारतीय संविदा अधिनियम 1872 25(3) के अधीन संविदा एक ऐसा करार जो ऋणी द्वारा किया गया हो जिसमें मर्यादा के बारे में न बताया गया। वैध एवं बाध्यकारी शून्य है, अवैध है, ऋणदाता के स्तर पर शून्यकरण है। वैध और क्या है? बाध्यकारी है। भारतीय संविदा अधिनियम 25(3) के अनुसार ऋणी द्वारा किया गया करार जिसमें मर्यादा के बारे में न बताया गया हो वैध एवं बाध्यकारी होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है कि प्रतिफल में पर व्यक्ति का वाद लागू कर सकते हैं। संविदा में पर व्यक्ति वचन लागू कर सकते हैं। प्रतिफल में पर व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता। प्रतिफल में पर व्यक्ति संविदा में पर व्यक्ति माना जाता, तो प्रतिफल में पर व्यक्ति वाद लागू कर सकता है। धारा 25 के अंतर्गत संविदा संबंध नामक सिद्धांत का प्रावधान है। इसके अंतर्गत भारतीय विधि में प्रतिग्रहीता द्वारा स्वयं दिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविदा को परिवर्तित करा सकता है, किंतु संविदा का पक्षकार होना चाहिए चिन्नैया वर्सेज रमैया के बाद में। नेक्स्ट आ जाओ। काल बाधित ऋण को प्रतिकारित करने का वचन लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, लिखित हस्ताक्षरित एवं पंजीकृत होना चाहिए, केवल लिखित होना चाहिए। लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन से बाढ़ कोई ऋण है तो उसको क्या होना चाहिए? सामान्यतः प्रतिफल करार विद्यमान नहीं होते, प्रतिफल रहित। किंतु भारतीय संविदा अधिनियम 25 के इस नियम में 3 अपवाद दिए गए। कौन कौन से 3 अपवाद दिए गए हैं? प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच लिखित एवं पंजीकृत करार होना चाहिए। स्वेच्छा से की गई भूतपूर्व सेवा के लिए प्रतिकर का वचन देने, किसी काल विरोधी यानी कि टाइम बार डेट के भुगतान के लिए 2 पक्षकारों के बीच लिखित हस्ताक्षर करार। इस प्रकार 25(3) के अनुसार काल बाधित ऋण का भुगतान करने का वचन लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह पर अपने पुत्र को 1,000 रुपये देने का वचन खा के प्रति अपने वचन को लेखबद्ध करता है, उसे रजिस्ट्रीकृत कराता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है। संविदा है, शून्यकरणीय शून्य संविदा है। क्या है? संविदा। जब रजिस्ट्री करा लिया तो संविदा हो जाएगा, रजिस्ट्री नहीं कराता तो नहीं होता। नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण शाह अपनी नवविवाहित पुत्रवधू को 2,000 रुपये मूल्य का स्वर्ण उपहार देने का वचन देता। आ ने यह वचन लिखकर पुत्रवधू को दिया। यह विधिमान्य है, शून्यकरणीय, अपरिवर्तनीय। लिखकर रजिस्टर्ड जब तक नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। रजिस्टर्ड करार लो दे रहे हैं। प्रकृत और स्नेह के संबंध में रखने वाले पक्षकारों के बीच लिखित एवं पंजीकृत करार परिवर्तनीय है, किंतु समस्या में वचन लिख कर दिया गया, किंतु पंजीकृत न होने के कारण परिवर्तित नहीं है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और जब एक करार में प्रतिफल अपर्याप्त हो, ऐसा अपर्याप्त प्रतिफल करार को शून्य बनाता है, ऐसा अपर्याप्त प्रतिफल करार को वैध बनाता है। और फिर उसके बाद क्या है? ऐसा अपर्याप्त प्रतिफल क्या करता है? स्वतंत्र सम्मति के न होने के विरुद्ध करने का एक साक्ष्य हो सकता है। ऐसा अपर्याप्त प्रतिफल अनैतिक हेतु का साक्ष्य हो सकता है। तो क्या हो सकता है? इसको पढ़ो। 25(2) के अनुसार इस प्रश्न को आधारित करने के लिए कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है या नहीं, प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में ली जाएगी। अतः जब एक करार में प्रतिफल अपर्याप्त होता तो ऐसे अपर्याप्त प्रतिफल स्वतंत्र सम्मति के विरुद्ध होने को सिद्ध करने का साक्ष्य हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है। प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसको पढ़ लो। फिर क्या कहता है? ये कहता है कि संविदा की धारा 25 यह सामान्य नियम स्थापित करके प्रतिफल के बिना
किया गया करार क्या होता है, शून्य होता है। जबकि धारा 2 में प्रतिफल को परिभाषित करती है। प्रतिफल का भुगतान वचनदाता की वांछा, वचन ग्रहता या कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। धारा 2D डटन बनाम पूल के बाद में निर्णय दिया गया। ये इंपॉर्टेंट, डटन बनाम पूल का निर्णय। अतः उपरोक्त दोनों कथन सही है, किंतु R1 का सही व्याख्या नहीं करता। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। प्रतिफल अपर्याप्त है, यह प्रश्न निर्धारण करने के लिए सुसंगत है। प्रतिफल अपर्याप्त है या सुसंगत होगा कब, स्वतंत्र सहमति। इसमें क्या हो जाएगा, कपट, दुरुपदेश, असमय का तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र सहमति। 25(2) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार कोई करार जिसके लिए वचनदाता की स्वतंत्र सहमति हो केवल इस कारण शून्य नहीं होगा कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किंतु वचनदाता सम्मत की स्वतंत्रता अवधारित करने के में प्रतिफल की आवश्यकता न्यायालय द्वारा गणना में ली जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा कि एक करार जो स्वतंत्र सहमत एवं विधिपूर्ण तरीके से किया गया है लेकिन प्रतिफल अपर्याप्त, तो यह करार कैसा होगा। यार क्या पढ़े थे, हाँ क्या कहता है, एक करार जो स्वतंत्र सहमति एवं विधिपूर्ण तरीके से किया गया, स्वतंत्र सहमति और विधिपूर्ण तरीके से किया गया लेकिन प्रतिफल अपर्याप्त है, तो वो क्या होगा, शून्य है, शून्य करणीय है, विधिपूर्ण है, तो वो क्या हो जाएगा, विधिपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से एक संविदा के लिए आवश्यक नहीं है प्रतिफल, मूल्यवान प्रतिफल, वैध प्रतिफल, समुचित प्रतिफल। तो क्या, समुचित प्रतिफल आवश्यक नहीं है, मूल्यवान होना चाहिए, वैध होना चाहिए और प्रतिफल होना चाहिए, तो समुचित प्रतिफल नहीं, समुचित प्रतिफल आवश्यक नहीं है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। वचन क्या है, वचन विबंधन कई बार इसके प्रतिस्थापन में उच्चारित होते हैं। संविदा कल्प, प्रतिफल, प्रपेरण और नवीनम। तो प्रतिफल में आबा के नवजात शिशु को देखभाल करता है और उसके जीवन के आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। बदले में बा आ द्वारा किए गए व्ययों की पूर्ति करने का वचन द्वारा किए गए ऐसे वचन केवल एक प्रस्थापना, एक संविदा, एक शून्य करार, संविदा के सदृश विधि द्वारा परिवर्तनीय एक संबंध। तो ये क्या हो जाएगा, एक संविदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक संविदा हो जाएगा। ये कहाँ से, ये भी धारा कहाँ, धारा 25 के दृष्टांत घा पर आधारित है। धारा 68 के अनुसार भी यदि किसी व्यक्ति के ऐसे संविदा करने में असमर्थ है या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के जिसके पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति योग्य आवश्यक वस्तुओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदाय की जाती है, तो वह व्यक्ति जिसने ऐसे प्रदाय किए हैं ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिभूति पाने का हकदार है। अतः ए द्वारा बी के बच्चों पर किए गए बे के वचन के लिए प्रतिफल, अतः ऐसा वचन संविदा है। ऐसा वचन कैसा है, संविदा है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, दो सह विधवाएं एक करार करती हैं कि यदि उनमें से कोई पुनर्विवाह करता है तब वह मृतक पति की संपत्ति से अपना भाग पाने का अधिकार खो देगी। करार विधि विरुद्ध है, करार विवाह अवरोधक है, करार विवाह अवरोधक है। करार किसी भी विधवा की इच्छा पर शून्य करणीय होगा। करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है। क्यों परिवर्तनीय, ये याद कर देना, खूब इम्पॉर्टेंट है। राघव रानी बनाम गुलाब रानी के बाद में क्या है, राघव रानी बनाम गुलाब बीमारी, तो दो विधवाओं के बीच एक करार किया गया कि यदि दोनों में से कोई पुनर्विवाह करती है तो मृतक की पति की संपत्ति में अपना अधिकार खो देगी। विवाह के अधिकार में अवरोध नहीं है, अतः यह उक्त विधि द्वारा परिवर्तनीय है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, खा को का माल बेचता है और परिदत्त करता कि गा तत्पश्चात प्रतिफल के बिना खा से करार करता है कि गा खा द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा। तो ये कैसा है, ये करार शून्य है। गा और खा के बीच करार बिना प्रतिफल के है, अतः उक्त करार भारतीय संविदा अधिनियम धारा 25 के अधीन शून्य है। अब आ जाओ, विवाह अवरोधक करार होते हैं। विवाह अवरोधक करार क्या होते हैं, शून्य होते हैं, हमेशा याद कर लेना, 26 में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, अविवाहित रहने का करार कैसा है, अविवाहित रहने का करार शून्य है। ऐसा करार जो अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह
के अवरोधक हैं तो वो क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, एक करार जो उपबंधित करता है कि वचनदाता वचन ग्रहीता के अतिरिक्त किसी अन्य महिला से विवाह नहीं करेगा, ये कैसा, शून्य है। धारा 26 में वर्णित है कि विवाह अवरोधक करार है, चाहे अवरोधक आंशिक हो या अवरोधक, ये इंपॉर्टेंट है, विवाह अवरोधक करार शून्य, चाहे अवरोधक आंशिक हो या पूर्ण विवाह के अवरोधक करार शून्य होंगे। विवाह दलाली की संविदा विद्यमान है, क्योंकि विवाह दलाली की संविदा को लोकनीति के विरुद्ध है। तो ये क्या, ए गलत है और आर सही है। इसको पढ़ लो, क्या कहता है हार्मन, ये खूब इम्पॉर्टेंट है। हार्मन वर्सेस चार्ल्सवर्थ का केस, अब निर्धारित कि धन लेकर किसी व्यक्ति का विवाह कराने का करार लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण शून्य है और अवैध है, अतः कथन ए गलत है और आर सही है। व्यापार अवरोधक करार कहाँ होते हैं, ये आंशिक या पूर्ण रूप से शून्य होते हैं। ये कहाँ दिए गए, 27 में, माधवचंद्र राजकुमार वाला वाद, माधवचंद्र राजकुमार वाला वाद है। अब आ जाओ, ऐसे करार जो विधि द्वारा व्यवसाय, पेशे या व्यापार करने पर रोक लगाते हैं वो क्या होते हैं, उक्त सीमा तक शून्य होते हैं। का जो इलाहाबाद, इसको बड़ा कर लो, का जो इलाहाबाद में जिला में व्यवसाय करता है, अपने व्यवसाय को उसके कीर्तिवश के साथ खा को बेच देता है, का एवं खा के बीच यह भी करार होता है कि का पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगले 20 वर्षों तक सामान व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसे करार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है, करार शून्य क्योंकि अवरोध की सीमाएं युक्त प्रतीत होती हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहता है, धारा 27 के अनुसार व्यापार अवरोधक करार शून्य होते हैं, परंतु अपवाद के अंतर्गत गुडविल का को क्रेता उसके विक्रेता के से करार कर सकेगा। यह एक निश्चित समय, एक निश्चित क्षेत्र या उससे संबंधित कारोबार नहीं करेगा, परंतु ऐसा समय और क्षेत्र न्यायालय की दृष्टि से उचित होना चाहिए। चूँकि का पर लगाया गया 20 वर्षों का समय पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा अनुचित है, इसलिए करार व्यापार के अवरोधक के कारण शून्य हो जाता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वादी तथा प्रतिवादी दिल्ली के इलाके में प्रतिस्पर्धी दुकान थे। प्रतिवादी वादी को एक निश्चित धनराशि देने पर राजी हुआ, इस शर्त पर कि वह अपना व्यापार उस इलाके में बंद कर देगा। करार क्या हो जाएगा, करार शून्य होगा। धारा 27 में क्या कहता है, हर करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार विधिपूर्ण वृत्त व्यापार कारोबार अवरुद्ध किया जाता उस विस्तार तक शून्य होगा। धारा 25 बिना प्रतिफल के करार को, धारा 26 विवाह विरोधक, धारा 28 विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार को शून्य करती है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या कहता है, कहता है कि एक प्रकरण में प्रतिवादी ने बुनाई मास्टर के रूप में वादी की मिल में 3 वर्षों के लिए काम किया। इस करार के अंतर्गत प्राप्त किया कि वह इतने समय तक उस राज्य में स्थित किसी भी अन्य मिल में उस हैसियत से नौकरी नहीं करेगा। करार शून्य है, करार वैध है। प्रतिवादी 1 वर्ष के बाद नौकरी कर सकता है, करार वैध है। क्यों करार वैध है, अब इसको पढ़ लिया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। धारा 27 न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त अपवाद है कि सेवा संविदा के मामले में नियोजन कर्मचारी से यह करार कर सकता है कि जिस समय अवधि में कर्मचारी उसके यहाँ कार्य करेगा उस अवधि में किसी अन्य के यहाँ उसी हैसियत से कार्य नहीं करेगा, अतः कार्य वैध होगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। प्रॉब्लम खूब पूछता है कॉन्ट्रैक्ट में, प्रॉब्लम देख लो। ए ने बी को 1000 रुपये में टायर बेचने का करार इस शर्त पर किया कि वह उसको किसी अन्य को नहीं बेचेगा, तो ये करार भारतीय संविदा धारा 27 के अंतर्गत शून्य। टायर बेचने का करार विधि सम्मत, परंतु शर्त शून्य है, करार विधि सम्मत है। इसके सभी निबंध बी पर बाध्य हैं, तो इसके क्या, टायर बेचने का करार विधि सम्मत है, परंतु शर्त क्या है, शून्य है।
धारा 27 के अनुसार हर करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी विधिपूर्ण वृत्त व्यापार या कारोबार के अवरुद्ध किया जाता उस विस्तार तक शून्य है। अतः टायर बेचने का करार विधि सम्मत है परंतु शर्त शून्य है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। ये पढ़ लो आप। पक्षकार अपनी सहमति का या करार से किसी एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं यदि उसके मामले में किन्हीं दो न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक साथ प्रारंभ होता है। यद्यपि ऐसे करार संविदा 1872 की धारा 28 के अनुसार वर्जित हैं, किंतु इस धारा के प्रावधानों के निर्वचन में उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में उपयुक्त व्यवस्था की है। नेक्स्ट आ जाओ। संविदा की यह शर्त है कि संविदा उत्पन्न विवाद को मध्यस्थम के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा। वैध है शून्य क्योंकि कानूनी कार्रवाई के लिए बाधा उत्पन्न करती है। अवैध होने के कारण शून्य क्योंकि यह युक्तियुक्त वैध है। क्यों है? 28 के अपवाद 1 के अनुसार यह धारा उस संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति करार करके किसी विषय के या विषयों के किसी वर्ग के बारे में जो विवाद उनके बीच पैदा हो गया मध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा और ऐसे निर्दिष्ट विवाद के बारे में केवल रकम वसूली होगी जो ऐसे मध्यस्थम अधिनिर्णित अथवा उक्त संविदा वैध है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। करार जिसका अर्थ ना तो निश्चित है और ना ही निश्चित बनाए जाने योग्य है तो ये कैसे शून्यकरणीय है, शून्य है, विधिमान है, अवैध है तो ये कैसा शून्य है। ये कैसा शून्य? ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 229 के अधीन शून्य है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। बी को आ 100 टन तेल बेचने का करार करता है। इसमें से यह दर्शित करने का कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आसाहित करेगा तो यह करार कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 29 के का के संबंध जिसमें यह दर्शित किया कुछ नहीं इस तरह का तेल आसाहित तथा करार अनिश्चित के कारण अनिश्चितता के कारण। 29 में वे करार जिनका अर्थ अनिश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित किया जाना साक्ष्य नहीं है, शून्य होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। जो केवल नारियल के तेल का व्यवसाय है बी को 50 तेल बेचने का विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, तेल वाला खूब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नारियल के तेल का व्यवसाय ए द्वारा बी को 50 टन तेल बेचने का वैध करार क्योंकि वस्तु जिसकी आपूर्ति करना है निश्चित है। प्रस्तुत समस्या भारतीय संविदा 1872 के दृष्टांत धारा 29 के दृष्टांतगा पर आधारित है। धारा 29 के अनुसार वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना साक्ष्य नहीं है, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट आ जाओ। प्रस्तुत समस्या में यह नहीं बताया गया है कि सफ़ेद गाय के लिए कौन सा मूल्य दिया जाएगा, इसलिए किया गया करार धारा 29 के उपबंधों के अधीन अनिश्चितता। ये भी छोड़ दो। अब आ जाओ, ये पढ़ लो। ये क्या कहता है? आ बा को अपना सफ़ेद घोड़ा 5,000 रुपये अथवा 7,000 रुपये में बेचने का करार करता है। तो यहाँ पे क्या है? निश्चित नहीं है, अनिश्चितता के कारण शून्य। उक्त करार घोड़े के मूल्य के संबंध में यह नहीं बताया गया कि कौन सा मूल्य दिया जाएगा। अनिश्चित करार होने के कारण संविदा शून्य। 29 में दिया अनिश्चित करार, 29 में याद कर लेना अनिश्चित करार दिया। आ अपने मोटर उस मूल्य पर बेचने को तैयार हो जाता है जो बा दे सके। ये क्या होगा? ये वैध होगा। बा जो दे सके वो वैध होगा। बा जो दे सके दे। का प्रतापगढ़ में मेरे धान्य भंडार में सारा धान्य खा को बेचने का करार करता है। ऐसे करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? करार अनिश्चितता के कारण, करार तथ्यों की भूल के कारण, करार एक संविदा क्योंकि यह यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है। ये भी छोड़ दो। एक बाजी युक्त करार जिस घटना पर आधारित होता वह होता अनिश्चित घटना, वह केवल भविष्य की घटना। भूतकालीन अनिश्चित घटना क्या होता? अनिश्चित घटना होता है। ये पढ़ लो। बाजी करार क्या? अनिश्चित घटना। धारा 30 के अनुसार भविष्य के किसी अनिश्चित घटना के घटित होने के लिए बाजी करार शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या? बाजी करार पद्म करार शून्य करणीय माना जाएगा, शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। पद्म करार शून्य माना जाता है, बाजी करार शून्य है लेकिन विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। और क्या है? शून्य विधि द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो विधि द्वारा शून्य और विधि द्वारा अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? बाजी संविदा कौन सी संविदा है? ये अड़ात की, व्यापारिक की, बीमा की कैसी संविदा? सट्टा की संविदा है। बाजी करार सट्टा की संविदा। नेक्स्ट आ जाओ।
कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में बाजी करार की परिभाषा किसने दी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक में लॉर्ड बावेन ने, लॉर्ड डेनिंग ने, लॉर्ड हॉकिंस ने, लॉर्ड सेलबोर्न ने। तो किसने दी थी? लॉर्ड हॉकिंस ने। लॉर्ड हॉकिंस ने, खूब इंपॉर्टेंट है, पूछता है स्मोक बॉल कंपनी किससे संबंधित का बाजी करार से। एक ये भी क्वेश्चन याद कर लो कि कार्बोलिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल बाजी करार से संबंधित है और इसके न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हॉकिंस थे। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। का एवं खा करार करते हैं कि करार की तिथि से 5 वर्षों के दौरान यदि खा का घर आग से जल जाता है तो का रुपये 10,000 खा को देगा, और यदि इस अवधि में घर नहीं जलता है तो खा 5,000 रुपये देगा। करार की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करार समाश्रित है, करार शून्यकरणीय, करार विरुद्ध, करार पद्म के तौर पर होने के कारण शून्य, पद्म के होने के कारण शून्य। नेक्स्ट आ जाओ। करार पद्म करार नहीं है। बीमा की संविदा, लॉटरी, लॉटरी का टिकट, वाणिज्य संविदा जिसका आशय माल परिधान करना नहीं किंतु कीमत में अंतर संदाय करना, तो बीमा की संविदा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से करारों में से कौन सा एक शून्य नहीं है? प्रतिफल के बिना करार, विवाह अवरोधक, बाजी करार, विकलांग। तो ये विकलांग व्यक्ति का करार शून्य नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक विद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के लाभ के लिए एक क्रिकेट मैच आयोजित किया गया और यह घोषणा किया गया कि प्रवेश शुल्क का 40% जीतने वाली टीम को दिया जाएगा और सभी खर्चों को घटाने के बाद शेष राशि गरीब बच्चों के लाभ के लिए पूर्त के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। टीम का ने मैच जीता परंतु विद्यालय ने पुरस्कार राशि का भुगतान करने से मना कर दिया। निम्नलिखित में से जीतने वाली टीम पुरस्कार का दावा नहीं कर सकती है चूँकि यह बाजी युक्त। यदि मैच पूर्त उद्देश्य के लिए खेला गया था तब पुरस्कार की घोषणा लोक नीति के विरुद्ध है। चूँकि कोई हारने वाला पक्ष नहीं है अतः बाजी युक्त करार नहीं है और इसलिए जीतने वाली टीम पुरस्कार विधिवत्ता वसूल कर सकती है। अब इसका वो देख लो 18 में दिया होगा। आ जाओ इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है कि धारा 30 के अनुसार बाजी करार के लिए आवश्यक है कि लाभ और हानि की बराबर संभावना हो, घटना अनिश्चित हो या कोई अन्य हित ना हो और पक्षकारों का कोई सांपत्तिक हित ना हो। चूँकि यहाँ हारने की कोई बात ही नहीं है इसलिए हानि की संभावना नहीं है अतः बाजी करार नहीं होगा। विजेता टीम पुरस्कार राशि वसूलने की हकदार होगी। अब आ जाओ। एक मस्जिद की समिति के सचिव ने उस वचन को परिवर्तित कराने हेतु वाद दायर किया जो वचनदाता ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 50,000 रुपये के अभिदाय करने हेतु किया गया परिवर्तन कराया जा सकेगा? हाँ, नहीं। न्यायालय के युक्त राशि वचनदाता द्वारा अभिदाय करने हेतु निश्चित करेगी। वचनदाता के पुनर्निर्माण कार्य एवं स्वयं जिम्मा लेने के निर्देश दिया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, किया जाएगा। क्या होगा? उक्त सचिव का वाद सफल होगा कि यदि उसने वाद के आधार पर मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया था। अब्दुल अजीज बनाम मशूम अली। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। वचनात्मक विबंध का वाद किससे संबंधित है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। खूब इंपॉर्टेंट केस है, लालमन वर्सेस गौरी दत्त। अब यह वचनात्मक विबंध से संबंधित है। लालमन वचनात्मक विबंध से संबंधित प्रमुख वाद। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। ये किससे है? वचनात्मक विबंधन से संबंधित कौन सा वाद? अरे सॉरी, लालमन शुक्ला नहीं है, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। ये केदारनाथ बनाम गौरी, लालमन शुक्ला तो उससे है। ये हो जाएगा दिमाग ही नहीं काम करता। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, तुसलाबाई बनाम नादू दास बनाम अजायब राह। तो ये सब किसके? इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने आचरण द्वारा यह बतलाता है कि उसके विरुद्ध जो अधिकार उससे प्राप्त है उन्हें परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, कुछ समय के लिए उनका परिवर्तन रोक दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वह अपने अधिकारों का परिवर्तन तब तक नहीं करा सकते हैं नहीं कर सकते जब तक कि वह अवधि बीत नहीं जाती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुभाष कुमार भवानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य संविदा की विफलता का सिद्धांत। बाजी युक्त करार। फिर नेक्स्ट आ जाओ, बाजी युक्त करार। फिर नेक्स्ट आ जाओ,
संविदा कल्प संविदा अवैध है। तो सुभाष कुमार भवानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत बाजी की संविदा से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक लॉटरी में जीती हुई पुरस्कार की राशि भुगतान का करार बाजी का करार ही रहता है तथा संविदा विधि के धारा 30 के उस पर लागू होती है यदि संविदा के राज्य तथा केंद्र विधायकों का प्राधिकार है कि ऐसे जुए और बुराइयों को कम करने के लिए नियंत्रित किया जाए। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिथ्या व्यपदेशन कहाँ दिया है? 18 में। मिथ्या व्यपदेशन विधिपूर्ण प्रतिफल तथा उद्देश्य कहाँ दिया? 23 में दिया है। 23 में दिया है। विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य कहाँ दिया है? प्रत्याशित संविदा भंग कहाँ दिया? 39 में दिया है। और अनिर्धारित नुकसानी कहाँ दिया? 73 में। अनिर्धारित नुकसानी कहाँ दिया है? 73 में। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 विधिमान्य संविदा अवश्य, धारा 27 व्यापार अवरोधक करार, धारा 64 शून्य करणीय संविदा का विखंडन के परिणाम और धारा 23 विधि विरुद्ध प्रतिफल और उद्देश्य। अब आ जाओ चैप्टर 3 में। 31 से लेके 67 तक सेक्शन है, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, इसमें क्या है? समाश्रित संविदा विधिमान्य संविदा, शून्यकरणीय संविदा, प्रारंभ से शून्य, घटना के असंभव होने पर शून्य। तो विधिमान्य संविदा। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? विधिमान्य संविदा। यह संविदा अधिनियम की धारा अध्याय 3 में 31 से लेके 36 तक में है। 31 से लेके 36 तक में है, ठीक है। 31 से 36 तक में है। किसमें? 36 तक में है, तक में से किया गया। 31 के अनुसार क्या है? समाश्रित संविदा वह संविदा है जो भविष्य में, मतलब आगे होने वाली या न होने वाली घटना, जो होने वाली या न होने वाली आकस्मिकता पर आश्रित या सशर्त हो। आकस्मिकता पर आश्रित या सशर्त हो तो उसे क्या क्या कहते हैं? समाश्रित संविदा कहते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में समाश्रित संविदा के संबंध में धाराएं खूब पूछता है। ये कहाँ दी गई है धाराएं? 31 से 36 तक। 31 से 36 तक समाश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा समाश्रित संविदा का लक्षण नहीं है? लक्षण पूछा नहीं है, तो अब इसको पढ़ लो। क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम 31 में समाश्रित संविदा परिभाषित। इसके अनुसार संवर्धित वह संविदा जो संविदा समपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर या ना होने पर, घटना घटित हुई या ना होने पर, या किसी बात को करने या न करने के लिए, घटना हो गई, बात हो गई, करने या न करने, घटना घटित होने या न होने के लिए। समाश्रित संविदा किसी कार्य को करने या न करने की संविदा है या किसी अनिश्चित घटना पर आधारित हो सकती है और संविदा समपार्श्विक या गौड़ होनी चाहिए। अब आ जाओ, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा कहाँ दी गई है? 31 में दी गई है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? क्या कहता है? का वह संविदा करता है कि जब गा से खा विवाह कर लेगा तो खा को का एक नियत राशि देगा। यह संविदा कैसा होगा? यह संविदा समाश्रित संविदा एक दूसरे पर आश्रित है। मनु के साथ संविदा करता है कि वह उसे 1000 रुपये अदा करेगा यदि वह भारत विश्व कप जीत जाएगा। यह समाश्रित संविदा है। क्या है? समाश्रित संविदा का पालन किया जाने पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर? संविदा में उल्लिखित अनिश्चित घटना के घटित होने या न घटित होने पर। अब आ जाओ 19 के बाद 20। अब आ जाओ निम्न। क्या है? भविष्य में अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित या समाश्रित संविदा परिवर्तित किया जा सकता है। जब घटना घटित होती है, असंभव हो जाती है, घटित नहीं होती तो में से कोई नहीं। तब जब कब परिवर्तित कराएगी? जब घटना घटित हो जाएगी। इसको पढ़ लो। क्या? भविष्य में किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित संविदा समाश्रित संविदा कहलाती है। समाश्रित संविदा का उल्लेख 31 से 36 तक किया गया है। समाश्रित संविदा तभी परिवर्तित की जाती है जब उसके संबंध में समपार्श्विक घटना घटित हो जाती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट।
ए बी के साथ संविदा करता है कि वह बी को 20,000 रुपये का भुगतान करेगा यदि बी का घर जल जाएगा। तो दांव की किसकी संविदा? आकस्मिक संविदा। अनिश्चित की संविदा तो किसकी संविदा? आकस्मिक संविदा। धारा 31 के अनुसार ऐसी संविदा जो किसी घटना के घटित होने पर या किसी घटना को करने या न करने के लिए समाश्रित या आकस्मिक संविदा होती है। 20,000 रुपये देने का ए द्वारा 20,000 रुपये देने का पालन बी का घर जलाने की घटना पर निर्भर रहता है या आकस्मिक या समाश्रित संविदा हो जाएगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक तथ्य समाश्रित संविदा में निर्णित करता है। क्या करता है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संविदा बा से उसका गृह 50,000 रुपये में खरीदने के लिए करता है। यदि बा इतनी ही राशि के बैंक ऋण को प्रतिभूति करने का योग्य है तो संविदा कैसी होगी? प्रतिभूति की संविदा, बाजी की संविदा, समाश्रित तो कैसी होगी? समाश्रित संविदा होगी। संविदा की धारा 31 के अनुसार किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए की गई संविदा समाश्रित होती है। यहाँ आ द्वारा 50,000 रुपये में बा के गृह खरीदने के लिए संविदा बा के बैंक ऋण को प्रतिभूत करने या न करने की घटना पर आश्रित है, अतः यह संविदा समाश्रित संविदा है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या क्वेश्चन है? बीमा की संविदा एक समाश्रित संविदा। बीमा की संविदा शून्यकरणीय संविदा। बीमा की संविदा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका पहला और तीसरा हो जाएगा। क्या कहता है? बीमा की संविदा समाश्रित संविदा मानी जाती है। बीमा, ये इंपॉर्टेंट खूब पूछता 2023 वो है। बीमा की संविदा नामक प्रारूप की संविदा है क्योंकि इसमें एक पक्षकार शर्त को या तो स्वीकार करे या अस्वीकार अर्थात उन्हीं के शर्तों का पालन करना होता है। इनमें संशोधन नहीं कर सकते था। बीमा की संविदा शून्यकरणीय नहीं है। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट पे। समाश्रित संविदा यदि घटना असंभव हो जाए तो संविदा हो जाएगी शून्यकरणीय, अवैध और क्या तो शून्य हो जाएगी। 32 का दूसरा भाग यह उपबंध करता कि समाश्रित में यदि घटना असंभव हो जाए तो समाश्रित संविदा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। 32 कहता है। ठीक है, तो अब का करार करता है? क्या करार करता है? क्या करार करता है कि बा कि अपनी पुत्री सास से विवाह कर ले तो वह बा को 1,000 रुपये देगा। करार के समय सा मर चुकी थी। करार कैसा होगा? शून्य होगा। इसमें क्या उक्त समस्या संविदा अधिनियम 36 के दृष्टांत खा पर आधारित यदि करार करता है और यदि बा का की पुत्री सास से विवाह कर ले तो वह 1,000 रुपये देगा। मर चुकी है, इसलिए यह करार शून्य है क्योंकि अधिनियम की धारा 36 उपबंध करती है कि समाश्रित करार जो कि असंभव घटना के घटित होने पर के ही कोई बात करने या न करने को शून्य करती, चाहे घटना असंभव हो या करार करने के लिए उस समय ज्ञात थी या नहीं करार किया गया था। अब आ जाओ नेक्स्ट। यदि कोई अनिश्चित घटना भविष्य में घटित न हो तब कुछ करने या न करने की समाश्रित संविदा तभी परिवर्तनीय किया है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए। क्या है? धारा 33 में यह उपबंधित करती है कि अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर कुछ करने या न करने की समाश्रित संविदा का पालन तभी कराया जा सकता जब घटना का घटित होना असंभव हो जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। का करार करता कि आमुक पोती वापस न जाए तो वह खा को एक धनराशि देगा। यह पोत क्या होता है? डूब जाता है। संविदा परिवर्तनीय है। असंभवता के कारण करार शून्य है। संविदा के का के विकल्प पर शून्यकरणीय करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। तो धारा 33 यह उपबंध करती कि समाश्रित संविदाओं का परिवर्तन तो अनिश्चित घटना के घटित न होने पर या किसी बात को करने या न करने पर तभी कराया जाए जब घटना घटित होना असंभव हो जाए। ये याद कर लो, घटना घटित होना असंभव हो जाए। चूँकि पोत डूब जाने से उसका
उसका आना असंभव हो गया, इसलिए संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। आ करार करता है, यदि सा से बा विवाह करे तो वह बा को धनराशि देगा। दा से सा विवाह कर लेता है तो करार है कैसा? वैध शून्य करार है। जिस घटना के संविदा समाश्रित हो वहाँ किसी जीवित व्यक्ति का भाविक आचरण हो तो वह घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब क्या होगा? जब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी बात करे जो किसी परिसीमित समय के भीतर अंतर्भावी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति को वैसा किया जाना असंभव कर दे। धारा 34। अब आ जाओ नेक्स्ट। समाश्रित संविदा जो नियत समय के अंदर निर्दिष्ट घटनाओं के ना होने पर आधारित है तो क्या हो जाएगा? ना होने पर परिवर्तनीय कराई जा सकती है, घटना नियत समय के भीतर घटित ना हो। और फिर क्या कराया जा सकता है? किसी भी परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं करा जाते, क्योंकि शून्य ये गलत हो जाएगा। परिवर्तित कराई जा सकती है यदि नियत समय का अवसान के पूर्व यह निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं होगी। ये भी सही है, यानी कि ये ए और सी दोनों सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। संविदा की धारा 35 प्रावधान अनुसार किसी ऐसे समाश्रित संविदा को नियत समय के भीतर निर्दिष्ट घटना या न होने पर निर्भर करती परिवर्तित कराई जा सकती है, जबकि घटना नियत समय के भीतर घटित न हो या नियत समय समाप्ति के पूर्व यह निश्चित हो जाए कि घटना घटित नहीं होगी। भारतीय संविदा अधिनियम कौन सी धारा यह उपबंध करती कि असंभव घटना पर समाश्रित करार असंभव घटना के समाश्रित करार शून्य होता है? ये खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट है। 36 पे असंभव घटना के, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। 36 असंभव घटना पर समाश्रित करारों से संबंधित है। असंभव घटना पर समाश्रित करार शून्य होते हैं। धारा 31 समाश्रित को परिभाषित करती है। 33 उन संविदाओं से संबंधित है जो अनिश्चित घटना के घटित न होने पर समाश्रित घटनाओं पर हैं, घटना न घटित होने पर। तथा धारा 35 ऐसी संविदाओं का प्रावधान है जो नियत समय के भीतर निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो तो वह शून्य होगी। तो 36 हो जाता है क्या? असंभव घटना पर आधारित समाश्रित करारों से संबंधित। अब आ जाओ नेक्स्ट। ए बी के साथ समझौता करता है कि वह बी को 5,000 रुपये देगा जब दो सीधी रेखाएं एक साथ घेर लेंगी। ये करार कैसा हो जाएगा? शून्य होगा, कभी घेरेंगे। धारा 34 असंभवता का सिद्धांत। समाश्रित करार असंभव घटना के घटित होने पर कोई बात करने या न करने शून्य, चाहे वह घटना असंभव की जानकारी उस समय पक्षकारों को ज्ञात थी या नहीं थी। इस प्रकार दो सीधी रेखाओं का एक स्थान पर, ये खूब पूछता दो सीधी रेखा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। आ बा से करार करता है कि यदि वह 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में पैदल चल कर तय कर लेगा, बा उसको 5,000। ये कैसा होगा? ये भी शून्य हो जाएगा। असंभव होने के कारण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब है आ 100 रुपये की कीमत 1,000 रुपये कीमत पर 10 दिन के अंदर बा के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन देता। आ उस दिन से पहले ही मर जाता, तो ये क्या हो जाएगा? असंभव हो गई घटना, परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि वह मर गया, ठीक है। 37 के दृष्टांत पर आधारित है, इसको पढ़ लो। क्या कहता है? आ की मृत्यु से संविदा परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि तस्वीर बनाने का वादी का वचन था अथवा अन्य तकनीककार का वचन, जिसमें वचन स्वयं अपनी बुद्धि अथवा कौशल का प्रयोग करना पड़ता। वचनदाता स्वयं संविदा का पालन, तो स्वयं संविदा का पालन कहाँ है? 37 में स्वयं संविदा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? आबा को वचन देता है कि वह एक निश्चित दिन को सामान पहुंचा देगा और बाद धन देगा। आ उस दिन के पूर्व मर जाता, तो ये क्या हो जाता है? यदि आ का प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू कराया है, सामान तो कोई भी पहुंचा सकता है। तो 37 के अनुसार संविदा के पक्षकार अपने अपने वचनों का पालन करना चाहिए जब तक कि ऐसे पालन अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियुक्त ना कर दिया गया। 37 के सेकंड के अनुसार वचन के पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने के दशा में वचनदाताओं के प्रतिनिधि वचन का पालन करने के लिए आबद्ध होंगे जब तक तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत न हो। अतः संविदा आ के प्रतिनिधि विधि के विरुद्ध लागू होने योग्य हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे।
23 क्या कहता है कि का 1000 रुपये का संदाय किए जाने पर खा को आमुक दिन माल प्रदत्त करने का वचन देता, का उस दिन से पहले मर जाता तो उसके प्रतिनिधि करा सकते हैं। देखो ये किया प्रतिनिधि वाला, ये क्वेश्चन पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, 37 पे आधारित है। सामान्यतः किसी संविदा के अधीन वचन का पालन किया जा सकता है, तो कैसे? केवल वचनदाता द्वारा किया जा सकता है। 37 के अनुसार संविदा पक्षकारों को या तो अपने वचन का पालन करना होगा और करने की अपवाद के रूप में अन्य व्यक्ति वचन का पालन कर सकते हैं, इसलिए सामान्य रूप से स्वयं दाता वचनदाता की संविदा का पालन करना हितबद्ध वो है, वही करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है? प्रत्याशित संविदा भंग का सिद्धांत। ये खूब पूछता है, खूब इंपॉर्टेंट। प्रत्याशित संविदा का सिद्धांत 39 में है। प्रत्याशित संविदा भंग का सिद्धांत 39 में समाप्त। प्रत्याशित भंग का अर्थ होता है संविदा के पालन के पूर्व संविदा का भंग, धारा 39 में है के अनुसार जब किसी एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया या पालन करने से पूर्व अपने नियोग बना लिया, तो ऐसी स्थिति में वचन ग्रहीता की संविदा का अंत कर देता। अब नेक्स्ट आ जाओ, अंग्रेजी विधि के अंतर्गत संविदा का प्रत्याशित भंग के समान नियम निगमित किया गया, अर्थात भारतीय संविदा कौन सी धारा में? 39 में किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? होस्टर बनाम डीला टूअर। ये खूब कोई केस पूछता, होस्टर बनाम डीला टूअर, ये किससे? पूर्णकालिक संविदा भंग से है। संविदा भंग दो प्रकार की, पालन के समय संविदा का भंग वास्तविक एवं वर्तमान संविदा समय पूर्व या पूर्वकालिक संविदा भंग। होस्टा डी लाल टूअर का वाद पूर्वकालिक संविदा भंग से संबंधित। इस वाद में क्या हुआ है? जब संविदा का कोई पक्षकार संविदा पालन के लिए नियत समय के पूर्व संविदा भंग कर देता तो पालन करने से इनकार कर देता या संविदा पालन करने से समय पूर्व नियोग बना लेता, तो इसे पूर्वकालिक संविदा भंग कहा जाएगा। तथा ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार संविदा समाप्त हो जाने के पालन के लिए नियत समय का इंतजार किए बिना तुरंत क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला सकता। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, संविदा का उन्मोचन हो सकता है संविदा का पालन करके, करार द्वारा, संविदा भंग द्वारा, उपरोक्त सभी विधियों द्वारा। उन्मोचन मतलब उसको खत्म किया जा सकता है कैसे? संविदा का पालन कर दिया गया या करार द्वारा या संविदा भंग द्वारा। उपयोग सभी परिस्थितियों द्वारा किया जा सकता है। अब आ जाओ 24 में, क्या कहता है? धारा 37 में यह उपबंध करती है कि अन्यथा माफ़ी न दी गई हो तो संविदा के पक्षकार अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्तावना करनी होगी। जिस कार्य के लिए संविदा की जाती है उसको पूरा हो जाने पर संविदा का उन्मोचन हो जाता है। करार भी संविदा का उन्मोचन होता है। इस संबंध में धारा 62 से 67 तक, ये इंपॉर्टेंट, 62 से 67 तक है। धारा 39 संविदा भंग करने से संविदा का उन्मोचन हो जाता है, तो उपयुक्त सभी वो परिस्थितियाँ सही हैं। पक्षकारों द्वारा संविदा के आभारों का वैध पालन करने पर संविदा का उन्मोचन हो जाता है। ठीक है, वैध पालन हो जाएगा तो उन्मोचन संविदा समाप्त हो जाएगी। फिर आ जाओ, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में एक संविदा का एक पक्षकार द्वारा संविदा का पालन करने से उन्मोचित हो जाता है? जब संविदा का पालन दुर्भर हो जाता है, जब संविदा का पालन करना असंभव होता है, जब संविदा का पालन वाणिज्यिक दृष्टि से अपरिहार्य होता है, जब संविदा का पालन करना खर्चीला, जब संविदा का पालन असंभव हो जाता है। पढ़ लो इसको, क्या कहता है कि जब संविदा पक्षकारों पर बंधनकारी नहीं रह जाती तो यह माना जाएगा संविदा के पक्षकार संविदा से उन्मुक्त हो गए, संविदा उन्मोचित की गई है। संविदा उन्मोचन के ढंग, संविदा पालन करके संविदा भंग द्वारा उन्मोचन 39 में दिया गया है। संविदा का नाराशय 56 में दिया गया है। संविदा का नवीनीकरण 62 से 63 तक। संविदा के नाराशय सिद्धांत, असंभवता कार्य करने का संविदा के पश्चात कार्य का असंभव हो जाना, विरुद्ध हो जाना, संविदा पालन करने के लिए वाणिज्य कठिनाइयों की संविदा को व्यर्थ नहीं करती है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है कि क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस उदाहरण में करार का उन्मोचन नहीं हुआ है? ए बी के लिए चित्र बनाने का वचन देता है, बाद में बी उससे मना कर देता है। ए और बी 5000 रुपये का ऋण, सी बी को 1000 रुपये का ऋण, ए बी के विरुद्ध दावे की दृष्टि स्वीकार कर लेता है। तो अब क्या होगा इसमें? ए पूरा
ए बी का चित्र पूरा करने के लिए बी को आगमन की प्रतीक्षा करता है। ए बी को 2000 रुपये का ऋण उस समय अन्य लेनदारों का ऋण ए अपने लेनदारों से जिनमें बी भी शामिल है समझौता कर लेगा कि उन्हें उधार की आधी रकम ए बी को 1000 रुपये पे देता। तो इसमें सी हो जाएगा ऑप्शन, इसको पढ़ लेना आप लोग। आप आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है? यह अत्यंत आश्चर्य की बात है परंतु विधि के रूप में से सत्य की भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रतिनिधि के अनुपालन के लिए नियम प्रदान करता है। कौन सी धारा? धारा 40 में। इसको देख लो। धारा 40 के प्रावधानों संविदा के किसी शर्त से यह स्पष्ट होता है कि वचनदाता को स्वयं ही वचन का पालन करना होगा। तो संविदा पालन वचनदाता के द्वारा ही होना चाहिए। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसके पालन के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। धारा 42 क्या संयुक्त दायित्व के न्यायगमन तथा धारा 43 संयुक्त वचनदाताओं के कोई भी पालन करने के विवश किया जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। खा के लिए रंगचित्र बनाने का वचन का देता है। वचन के पालन के लिए का किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकता है। का प्रतिनिधि हेतु इस हेतु किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित करेगा। का पुत्र वचन का पालन करेगा। का को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर? भारतीय संविदा अधिनियम धारा 40 के अनुसार यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों का आशय था कि वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए तो वचन का पालन वचनदाता से ही करना होगा। ये 40 में बताया गया। इसलिए रंग चित्र बनाने का ये 40, ये खूब पूछता है 40 वचनदाता द्वारा करना, इसलिए रंग चित्र का वचन पालन का को ही करना होगा। दृष्टांत 40 में। अब आ जाओ 25 पे, लास्ट पेज है आज का। क्या है? अधिनियम की धारा 40 क्या उपबंध करती है कि वचन पूरा करने वाले व्यक्ति के संबंध, वचन पूरा न करने पर क्षतिपूर्ति के संबंध में, कार्य के शून्यकरणीयता वचन पूरा करने वाले व्यक्ति के संबंध में। आ बा के लिए एक चित्र बनाने का वचन देता। आ स्वयं चित्र बनाने के लिए बाध्य है, यही सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। आ बा एवं सादा को 3000 रुपये संयुक्त रूप से देने की प्रतिज्ञा करता है। उसका दायित्व पृथक होगा, संयुक्त होगा। पृथक और संयुक्त रूप में दोनों। धारा 43 के अनुसार संयुक्त वचनदाता किसी वचन का पालन करने के लिए वचन देता है तो वचन का पालन करने के लिए उसका दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों होगा। संयुक्त और पृथक दोनों होगा। ये इंपॉर्टेंट है, 43 याद कर लेना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। ए, बी और सी को 3000 रुपये देने का संयुक्त रूप से वचन दिया। डी ने पूरी रकम ए से वसूल ली। बी दिवालिया घोषित हो जाता और कुछ नहीं देता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सी को 1500 रुपये प्राप्त कर सकता। किससे? सी से। एक दिवालिया हो गया तो दूसरे से प्राप्त करेगा, और कौन? इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? धारा 43 यह उपबंध करती है कि जब तक तत्प्रतिकूल आशय न प्रतीत हो तो दो या दो से अधिक वचनदाताओं में से कोई एक ऐसा अभिदाय करने के से चूक करता तो शेष वचनदाताओं को ऐसी चूक में हुई हानि समान अंशों में सहन करना होगा। अब सही उत्तर। ए ने 3000 रुपये देने का एक्स, वाई और जेड को दिया। एक्स का देहांत हो गया किसी संविदा, तो एक्स वाई जेड किसका देहांत हो गया? एक्स का। तो वाई और जेड संयुक्त रूप से ए का संविदा पालन की मांग करा सकता। जीवित वचन ग्रहीता में से कोई भी अकेले संविदा का पालन एक्स, वाई और जेड के विधिक प्रतिनिधि तीनों को संयुक्त रूप से संविदा पालन करानी चाहिए। अब इसको पढ़ लो अच्छे से। संविदा धारा 45 के अनुसार जहां एक व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति को संयुक्त वचन दिया तो तब संविदा से प्रतिकूल आशय के अभाव में वचन ग्रहीता को अपने संयुक्त जीवन के दौरान उनमें से किसी के मृत्यु पर एक मृतक प्रतिनिधि के उत्तरजीविता या उत्तरजीवितों के साथ संयुक्तता और अंतिम उत्तरजीवी मृत्यु के पश्चात उन सभी प्रतिनिधियों के वचन का पालन के लिए दावा करने का अधिकार होता। इससे संयुक्त अधिकारों के न्यायगमन कहा जाता है। प्रस्तुत समस्या किस पे? सी पर। सी सही हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संविदा का पालन करने के लिए युक्त समय और प्रश्न है। कैसा है? ये तथ्य का प्रश्न है।
धारा 46 में प्रावधान के अनुसार संविदा यदि संविदा के पालन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो उसका पालन युक्त समय के भीतर करना और युक्त समय का विनिश्चय प्रत्येक मामले के विनिर्दिष्ट तथ्यों पर किया जाएगा। ये कहाँ बताया गया? 46 में। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। आगे अभी 2 लेक्चर और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है। तो और प्लीज़ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको देख के, क्योंकि मैं इतनी देर में इसको देख के बार बार रिपीट कर लो, याद कर लो तो देखो, नहीं तो देखने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये गलत नहीं होने चाहिए। आई होप आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, बट कोई बताता नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं कह दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी जैसी, आप लोग इसको सही से पढ़ लेना, एक एक पॉइंट सही से ध्यान से देख के पढ़ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।